हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका MIS बाय ईशू शर्मा पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। दोस्तों, आज जो हमारी ये सीरीज है इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम सामान्य भूगोल का एक टॉपिक करने वाले हैं। वो है यानी भारत के परिचय को लेकर। भारत का परिचय, भारत का मानक समय, भारत की रेखाएं, भारत की विषुवत रेखा, मध्य रेखा, कर्क रेखा, ये सब यानी बेसिक मैं बिल्कुल शुरू से करवाने वाली हूँ आपको, बिल्कुल सामान्य परिचय से लेकर। ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, आज का टॉपिक हो जाएगा, फिर कल दूसरा टॉपिक करेंगे। आज मैंने 2-3 टॉपिक लिए हैं क्योंकि टॉपिक बहुत ही छोटे थे और क्वेश्चन भी इनसे कम बने हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसलिए मैंने 2-3 टॉपिक ले लिए हैं, एक साथ ही ले लिए हैं। और आज की क्लास में हम 3 या 4 टॉपिक को जो खत्म कर देंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाली हुई है उसमें हमने क्या किया था, उसमें पॉलिटिको को किया था, टॉपिक वाइज किया था पॉलिटिको। और फिर हमने एक मैराथन भी ली थी इसकी पॉलिटी की, जिसमें ऑल टॉपिक्स के क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया हुआ था मैराथन क्लास में। और आज हम क्या करने वाले हैं, ज्योग्राफी। तो चलिए हम अपनी शुरुआत करते हैं सामान्य परिचय के साथ। भारत का भूगोल, ये देखिए। पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं क्योंकि मैं आपको बेसिक से ही करवाने वाली हूँ ना। तो थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं भारत के भूगोल के बारे में, उसके बाद जो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, देशांतर विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। पहला कौन है? चीन है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले क्या थे? 7 थे। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश हमारे हैं दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पहले निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। क्वेश्चन बने हुए हैं, आपको एक भी लाइन को स्किप नहीं करना है, एक एक लाइन को अपने दिमाग में उठा लो, बिल्कुल इन्हीं लाइन से क्वेश्चन बने हुए आगे। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल 3,28,000 नहीं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा था, गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया था। और वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांव की संख्या कितनी है? पूरे भारत में गांव की संख्या है 6,40,932। कितनी है? 6,40,932। ये भी क्वेश्चन बना हुआ। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। और फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? कौन सा सही है ये बताना है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो गलत है। हमने अभी क्या पढ़ा? 7वां सबसे बड़ा देश है। फिर संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं, पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं है, तो ये गलत है। फर्स्ट और 4 गलत है, 2 और 3 क्या है? सही है। 2 और 3 हमारा ऑप्शन जाता है सी के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन था कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत है क्योंकि 7वां बड़ा देश है। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, ये सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, ये गलत है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा कौन कौन सा सही है? हमारा है 2 और 4 सही है। कौन सा? 2 और 4 सही है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड। इस पे चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। भारतवर्ष आकार में विश्व का है, भारतवर्ष आकार में विश्व का है 5वां, 10वां, 6वां, 7वां, तो 7वां है आकार में ना, तो 7वां है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का कितना है? संपूर्ण मानव जाति का 17% है, अबाउट 17%, अदरवाइज 17.5% है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है इसमें।
भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? 5 लाख नहीं, 6,30,000 नहीं, 6,40,000 है ना, 6,40,900 कुछ है। तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, इसमें हमारा रहेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कितनी है? 6,40,932 है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताना है हमें। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं 28 है, तो यही गलत है हमारा, ठीक है, डी वाला गलत है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है यानी कि गलत है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होता, गलत है, क्योंकि सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता। गलत पूछा था, गलत हमारा है डी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अक्षांशीय विस्तार। क्या अक्षांशीय विस्तार? हम देखते हैं भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी की चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों और सैकड़ों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित रेखाओं को दक्षिण अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो ये देख लीजिए आप इधर। वैसे मैं बेसिक से करवा रही हूँ और आप लोगों की तो रिवीजन चल रही होगी, तो आप लोगों को ये सब तो पता ही हो, बिल्कुल बेसिक है कि क्या उत्तर रेखाएं उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती है, क्या दक्षिण अक्षांश रेखाएं होती है। तो ये देखिए भूमध्य रेखा से जो ऊपर है वो क्या है? उत्तरी अक्षांश रेखाएं। इधर देख लीजिए, इधर, ठीक है, इधर। और ये देखिए ऊपर वाली उत्तरी अक्षांश रेखाएं, नीचे वाली दक्षिण अक्षांश रेखाएं। फिर इधर देखो पूर्व की साइड है वो पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं, पश्चिम की साइड है पश्चिम देशांतर रेखाएं हैं। ये हमारी क्या है? बीच वाली लाइन ग्रीनविच है। और ये ऊपर जो हमें प्रधान यामोत्तर रेखा है। नेक्स्ट ये देखिए, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 यानी 89 + 89 + 1 होगी। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग कितनी होगी? 111 किलोमीटर यानी 111 किलोमीटर होगी। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है को हम क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा, जैसे कि ये रही। फिर है जो रेखा पृथ्वी को दो बराबर, ये हमने कर लिया, ठीक है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। कौन सी? प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है ना। इधर देखिए, देखो विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 वर्ग किलोमीटर होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। क्या? उष्ण में भी और उपोष्ण में भी। अभी हमने क्वेश्चन देखे थे ना कि टोटली उष्ण कटिबंध है उपोष्ण कटिबंध है, नहीं, ऐसा नहीं है, उष्ण भी है और उपोष्ण भी है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत विस्तृत है। भारत कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो ये कहाँ फैले हुए हैं? 37 डिग्री, ये इसमें कुछ ऐसा दे ही नहीं रखा। हम डिटेल में देखते हैं। देखो अभी हमने देखा ना, देख लेते हैं। ये देखिए, पहले हम इसको फ्लाइट में, ये डिटेल में देखिए नीचे आंसर में कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट
पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है इनमें से, ऊपर जो दिए गए हैं उनमें से, क्योंकि जो है वो इसमें दिया हुआ ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? सिक्किम से होने वाला अक्षांश किस एक से होकर गुजरता है? तो राजस्थान से होकर गुजरता है। फिर जिस जिले से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा जिला है? तो वो जिला हमारा है जैसलमेर, राजस्थान। थर्ड हमारा टॉपिक आ जाता है, टॉपिक छोटे छोटे हैं इसलिए मैंने 5 से 6 टॉपिक को जो है इसमें शामिल कर लिया है एक ही क्लास में। और टॉपिक भले ही छोटे हों लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे हो ना सेकंड वाला क्वेश्चन, ये आईएएस परी 2010 में आया हुआ है। ये देख लीजिए नीचे का थर्ड वाला, ये आईएएस में आया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं क्योंकि पूर्वावलोकन में तो दिए हुए क्वेश्चन होते हैं ना जो पहले आ चुके हैं, तो इसलिए करना जरूरी है। टॉपिक भले ही छोटा हो, आसान हो, लेकिन हमें किसी भी टॉपिक को जो स्किप नहीं करना है। थर्ड हमारा टॉपिक है भारत एवं कर्क रेखा, भारत और कर्क रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और क्या है, मिजोरम। ये देख लीजिए किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये देख लीजिए गुजरात की साइड से, गुजरात से हो रही है, फिर मध्य प्रदेश से, भोपाल से, छत्तीसगढ़ से, रांची से, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अगरतला और मिजोरम। सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो वो है माही नदी। क्वेश्चन पे चलते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो बिहार से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से। तो इसमें क्या है हमारा, छत्तीसगढ़ नहीं आएगा, हमने नहीं देखा ना छत्तीसगढ़। इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा 1, 2, 4, यानी कि गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। हाँ सॉरी, छत्तीसगढ़ आएगा, उत्तर प्रदेश नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश नहीं, यूपी से होकर नहीं गुजरती है, तो यूपी नहीं आएगा, गुजरात आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, त्रिपुरा आएगा, राजस्थान आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, मिजोरम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा गुजरती है, किससे गुजरती है? मध्य प्रदेश से नहीं, मिजोरम से नहीं, मिजोरम से भी नहीं आएगा, त्रिपुरा से, इन सभी से। हाँ ठीक है ठीक है, गुजरती है, गुजरती है, गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा गुजरती है, मैंने मतलब दिमाग पढ़ा तो मैंने कर्क रेखा गुजरती है, फिर मैंने सोच लिया कि नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, सभी से गुजरती है। ठीक है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो अभी हमने देखा था कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है, कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर नहीं, बिहार नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं। कर्क रेखा गुजरती है, किससे गुजरती है? झारखंड से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? अब हमें बताना है, तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि त्रिपुरा से होकर भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर भी गुजरती है, मिजोरम से होकर भी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नांकित शहरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? सबसे नजदीक कर्क रेखा के, तो वो कौन सा है? वो है गांधीनगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कौन सा है? कोलकाता, इनमें से पूछा है ना। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा अक्षांश है? तो वो हमारा है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? तो ये हमारा आ जाएगा मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। नेक्स्ट हमारा है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? दिन की अवधि कहाँ पर अधिकतम होगी? दिल्ली में होगी, क्योंकि सूर्य जो है ना, सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि जो है बढ़ती जाती है, यानी दिन जो है बड़े होने शुरू कर देती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उचित उत्तर है।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? तो कौन सा है? इनमें से कौन सा है? अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी, जबलपुर। तो इसमें हमारा आ जाएगा जबलपुर। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था कौन सी नदी थी? माही नदी थी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कौन सा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये स्थान है कन्याकुमारी। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको जो है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास मतलब बुक्स प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं, तो आप लोगों को यहाँ फ्री में पढ़ने को मिल रहा है और मैं कोई भी टॉपिक जो है स्किप नहीं करने वाली हूँ। एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बने मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ टॉपिक वाइज। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी क्लास जो है अवेलेबल होती रहें और आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और कृपया करके चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है कन्याकुमारी पे मिलते हैं कौन कौन? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है सीमावर्ती देश। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती हैं। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं। जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर, द्वीप क्षेत्र सहित रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के मध्य के साथ भू सीमाओं की लंबाई इस प्रकार है, कैसे है? जैसे बांग्लादेश और भारत की सीमा की लंबाई अगर हम देखें तो आ जाएगी 4,096.7 किलोमीटर। चीन की आ जाएगी 3,488 किलोमीटर। फिर आ जाएगी पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर और फिर आ जाएगी नेपाल की 1,751 किलोमीटर। कहाँ चला गया क्वेश्चन? म्यांमार के अगर हम देखें तो 1,643 किलोमीटर है। भूटान के साथ अगर सीमा देखें कि कितनी लंबाई है तो वो है 699 किलोमीटर। फिर अगर अफगानिस्तान के साथ सीमा की लंबाई देखें, भारत की सीमा की लंबाई, तो वो है 106 किलोमीटर, ठीक है। टोटल हमारा आ जाएगा 15,106.7 किलोमीटर। जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है भारत की। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। भारत के सीमावर्ती देश देख लीजिएगा, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है और ये देखिए बांग्लादेश है, म्यांमार है, बस ठीक है, यही श्रीलंका। नेक्स्ट उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा यानी सुप्रीम पोस्ट बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है, यानी भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा है वो कौन सी है? तो वो है मैकमोहन रेखा। फिर मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत और चीन को कौन सी सीमा जो है अलग करती है, पृथक करती है, तो रेड क्लिफ, एक मिनट, रेड क्लिफ नहीं, मैकमोहन, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि अफगानिस्तान और भारत को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, तो वो है डुरंड रेखा। और अगर पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाली रेखा है तो वो आ जाएगी रेड क्लिफ, ठीक है। अफगानिस्तान डुरंड रेखा से भारत से पृथक होता है। इस सीमा
रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंट द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा? श्रीलंका है। जो पाक जल डमरूमध्य द्वारा भारत मुख्य भूभाग से पृथक होता है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64,137 वर्ग किलोमीटर है। इसका नामकरण रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकान, योमा, नागा, पटकाई। अराकान, योवा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख या सिक्किम के भी तीनों ओर अंतरराष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की स्पर्श करती हैं। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। टॉपिक से क्वेश्चन क्या कैसे बन सकता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से अलग हुआ है। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से अलग हुआ है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से अलग हुआ है, ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से अलग हुआ, अभी अभी हमने पढ़ा है ना, ठीक है। तो यही तीनों के तीनों आंसर जो है इसमें बिल्कुल सही दिए गए, सही पूछा, तीनों के तीनों सही है और ये हमारा जाता है ऑप्शन ए के साथ। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इसका आंसर देख लीजिए, ए ठीक है। आईएएस प्री 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो किसकी नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनकी तो मिलती है। किसकी नहीं मिलती है? मणिपुर की नहीं मिलती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, यानी इससे अपनी उसकी सीमा नहीं लगती है, तो किसकी नहीं लगेगी? नागालैंड की। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, भारत के राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। कौन से हैं? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती हैं? तो ये नहीं मिलती है मेघालय की। फिर निम्न में से कौन सा राज्य है भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो कौन सा राज्य है वो इनमें से? वो है बिहार, इनमें से जो दिया हुआ है, ठीक है, उसी में से तो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में तीन विवादग्रस्त मुद्दे जो नीचे 1 2 3 पर सूचीबद्ध है विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, कौन कौन से तीन मुद्दे थे जिन पर विवाद हुआ था 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच? फर्स्ट विवाद था सैन्य दलों का विनियोजन, ये भी था, सही है। नदी जल का बंटवारा, ये विवाद भी था। सीमा विवाद का बंटवारा, तीनों के तीनों जो विवाद है बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तीनों विवाद थे इसमें। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? कौन सा राज्य था हमने पढ़ा था? तो वो था अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? किसकी नहीं है? असम की। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से सीमा कौन सा बनाते हैं? तो इसमें हमारा आ जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान तथा गुजरात। फिर है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? तो वो आ जाएगा सिक्किम और बिहार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा, सबसे लंबी और स्थलीय सीमा कहाँ है? तो कौन से देश की है? वो है बांग्लादेश की। और जलीय सीमा, समुद्र पार सीमा कहा जाए तो सबसे नजदीक किसकी है? वो है श्रीलंका की। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच पूछा गया है, तो कौन सी रेखा निर्धारित करती है सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच? तो वो आ जाएगा रेड क्लिफ रेखा। डुरंड रेखा किस किस के बीच करती है? डुरंड रेखा बताना मुझे, हमने पढ़ा था। तो ये करती है भारत और अफगानिस्तान के मध्य।
फिर रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, बताना कौन सी है, तो भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा है। फिर डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो अफगानिस्तान के साथ करती है। भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, किसका किसका उदाहरण है, तो ये है अध्यारोपित सीमा का। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को विभक्त करती है, तो इसमें हमारे थे भारत और चीन, फर्स्ट ऑप्शन सही दिया हुआ है। फिर है 18 क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा अभी तो हमने पढ़ा है मैकमोहन। फिर भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का रेखांकन तो वो करती है मैकमोहन रेखा। देखो एक क्वेश्चन को 5 से 6 बार पूछा गया, थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किस किसके बीच, भारत और चीन के बीच। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, यानी कौन सी सीमा है, तो वो कौन से है, पाक जलडमरू मध्य, क्या है, पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, किस प्रदेश की सीमाएं, कौन सा राज्य ऐसा है, तो राज्य हमारा है सिक्किम, जिसके नेपाल, भूटान और चीन से सीमाएं मिलती हैं। फिर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, तो त्रिपुरा के तीन तरफ है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, सीमा के विस्तार का आरोही क्रम कौन सा है, तो वह नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है भौतिक विभाजन, यानी कि भारत के प्राकृतिक देश। पुराचुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों, अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पुराचुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वैगनर के महाद्वीपीय विभाजन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पुराचुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र में शामिल थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहन या धाराओं था। गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इसी विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणामस्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट से टकराई। विशाल प्लेट कौन सी, यूरेशियन प्लेट से टकराए। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों यानी भारतीय यूरेशियन के बीच स्थित टेथिस सागर के अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा शिलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तौड़ कुएं भी पाए जाते हैं। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने वाले प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक वृहद श्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एक छोटी घाटियों से बना हुआ। आग्नेय और रूपांतरित शैल क्या होती है, चट्टानें क्या होती है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। जो भ्रंश के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिम तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ था। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 4 प्राकृतिक प्रदेश है, वो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण तथा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कौन सी, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है।
पहले किनका हुआ? धारवाड़ की चट्टानों का, और उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानों का। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। सबसे पहले किसका हुआ? धारवाड़, फिर कोटप्पा, फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें। इनमें चूने का पत्थर, किनमें? विंध्यन की चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है तथा यह सर्वाधिक बिटुमिन्स कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो सबसे बाद में किन चट्टानों का निर्माण हुआ था? वो हुआ था हमारा गोंडवाना की चट्टानें। कोयला कहाँ से मिलता है? गोंडवाना की चट्टानों से मिलता है, ठीक है, और इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ही कम होती है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणाम से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल से भारतीय स्थल पिंड सरका है, उत्तर को है, दक्षिण को है, या फिर पूर्व को है, या पश्चिम को। तो ये हमारा आएगा आंसर उत्तर को। कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे और बाद में जो है अलग हुए हैं, विस्थापन हुआ है इनका। आईएएस 1995 और 1998 पूछा हुआ सवाल है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, अब जिसको क्या कहते हैं? अब इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4 प्रदेशों में विभाजित है। कौन कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। फिर उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं उत्तराखंड के? तो ये पाए जाते हैं तराई के मैदानों में। फिर अब भारत में भू आकारों की रचना के समन्वय निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, विचार कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का एक विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभित्ति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अगर गर्त में हुई है। और हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय भीषण के फल, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें हमारा थर्ड है ना, गंगा के मैदान की रचना अगर गर्त में हुई है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर हमारा था कि कश्मीर घाटी की रचना समभित्ति से हुई, ये भी सही है। और संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तारित भाग है, ये भी सही। 1, 2 और 3 सही है, 4 गलत है, ठीक है। फिर निम्न में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत बताना है? भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, ये तो बिल्कुल सही, हमने पढ़ा है अभी। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ये गलत है, क्योंकि भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण जो नदियों के जमाव की क्रिया द्वारा थोड़ी ना हुआ है। फिर अब भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार, ये तो हमने लास्ट में पढ़ा है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर सूची 1 को सूची 2 से क्या, सूची 2 से सुमेलित करना है। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप उत्तरनोत्तम प्री कैम्ब्रियन, नहीं नहीं नहीं, इनमें से नहीं आएगा इसका दक्कन ट्रैप का। दक्कन ट्रैप का आएगा क्रीटेशियस आदि नूतन, क्या आएगा? क्रीटेशियस आदि नूतन, हाँ ठीक है। फिर हमारा आएगा इसमें है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का प्री कैम्ब्रियन, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। क्या है? प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन नहीं, पश्चिम घाट का आएगा उत्तर नूतन। देखो अलग अलग हो गई, अलग पेज पे चले गए। कोई ना, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, दिख जाएगा आप लोगों को? बिल्कुल दिख जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक है। देखो फर्स्ट हमारा है दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप का आएगा क्रीटेशियस आदि नूतन। फिर है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का आएगा हमारा उत्तर नूतन। फिर है अरावली, अरावली का हमारा आ जाएगा प्री कैम्ब्रियन। और फिर है नर्मदा ताप्ती और जलोढ़ निक्षेप, नर्मदा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती का हमारा आ जाएगा अत्यंत नूतन, ठीक है। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है भारत केरल का कुट्टानाड। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? कौन सा मरुस्थल? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, शम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र है? तो इसमें आ जाएगा सिंधु क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, कौन सा नहीं है हमें बताना है। तो मुंगेर, जमुई, नवाड़ा तो है, कौन सा नहीं है? रोहतास नहीं है। और स्किप स्किप ब्लर हो गए क्वेश्चंस, कोई ना कर लेते हैं क्योंकि लास्ट है ये, हाँ बस लास्ट है, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, कर लेते हैं, ठीक है।
देख ले, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम, सबसे नवीनतम कौन सी है, जो अभी भी सबसे बाद में जिसका हमने क्या किया है, खोज की है जिसकी, तो वो है गोंडवाना। या निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना। कथन दिया गया है कि J.D. डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप की चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया है, तो ये गलत है। फिर भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को अर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है, ये सही है। तो एक गलत है और दो सही है, यानी कथन गलत है, कारण सही है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। फिर गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया जाता है। गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया जाता है, तो ये किया जाता है कार्स्ट प्लेन, कार्स्ट प्लेन। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और ये मैंने इस क्लास में नहीं लिया है, ये हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए क्लास को। और अगर आपने मेरी पॉलिटी की क्लास नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर आप पॉलिटी की मैराथन देख लीजिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि पूर्वालोकन से ही जो मैंने वो क्लास भी ली हुई है, वीडियोस डाली हुई हैं। तो तब तक के लिए बाय, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।